नीलकंठ पक्षी ने बताया, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। मित्रों, यह कहानी हमें गहनता से भाग्य और कर्म के रहस्यों को समझाने का प्रयास करती है। घने जंगल के बीच नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, पिया जी, हमें इस जंगल से निकलकर वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। वहां और नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नियां भी हैं। हमें उनके बीच रहना चाहिए। नीलकंठ ने उत्तर दिया, प्रिय, यहां हम शांति और सुख के साथ रहते हैं। वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां झगड़े और समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उसकी पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही और अंततः नीलकंठ ने उसकी बात मान ली। वे दोनों उड़कर एक प्रसिद्ध नगर में पहुंचे। इस नगर के राजा को पशु पक्षियों की भाषा समझने की अद्भुत विद्या थी। राजा ने एक दिन नीलकंठ और उसकी पत्नी की बातचीत सुनी। नीलकंठ की पत्नी ने पूछा, पिया जी, क्या यह हमारे भाग्य में लिखा था कि हम इस नगर में आएंगे? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? राजा ने उनकी चर्चा में हस्तक्षेप किया और पूछा, नीलकंठ, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? कृपया मुझे भी बताओ। नीलकंठ बोला, राजन, मेरी पत्नी भाग्य के विषय में प्रश्न कर रही थी। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला था। यदि आप भी चाहें तो मैं आपको भी यह कहानी सुनाता हूं। राजा और नीलकंठ की पत्नी दोनों ध्यान से सुनने को तैयार हो गए। नीलकंठ ने अपनी कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनका जीवन गरीबी में व्यतीत हो रहा था। एक दिन उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह उनके लिए अत्यंत खुशी का अवसर था। उसी समय एक सिद्ध महात्मा उनके घर भिक्षा मांगने आए। किसान ने महात्मा को अंदर बुलाया और आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया घर में पधारें, कुछ जलपान करें और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें। महात्मा ने किसान की प्रार्थना स्वीकार की। किसान ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दें कि इसके जीवन में कोई कष्ट न हो। महात्मा ने जब बालक को देखा तो उन्होंने उसके हाथ की लकीरों पर ध्यान दिया और कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। इसके हाथों में यह लिखा है कि यह 15 वर्ष की आयु में राजा बनेगा। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण किसान हूं। महात्मा ने उत्तर दिया, यह ईश्वर का विधान है। तुम्हारे पुत्र ने अपने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए हैं। जब यह 15 वर्ष का होगा तो राजा की पुत्री से इसका विवाह होगा और यह राजा बनेगा। किसान और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन इस भाग्य की भविष्यवाणी ने नगर में चर्चा का विषय बना दिया। राजा, जिसने अपने राज्य में इस भविष्यवाणी को सुना, एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया। वह एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। थकान और प्यास से उसका गला सूख गया। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य का लिखा हुआ कैसे हमारे कर्मों और निर्णयों के माध्यम से प्रकट होता है। इसके अगले भाग में और भी गूढ़ ज्ञान छिपा है जो नीलकंठ की कहानी में प्रकट होगा। प्यास से व्याकुल राजा ने पानी की तलाश में चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया। प्यास से बेहाल होकर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। यह वही गांव था जहां उस किसान के घर में वह बच्चा जन्मा था जिसके भविष्य के बारे में साधु ने भविष्यवाणी की थी। गांव के पास पहुंचकर राजा ने एक कुटिया देखी। कुटिया के बाहर एक साधु ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। राजा उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने राजा की विनती सुनी और बोले, राजन,
थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूं। इतना कहकर साधु कुटिया के भीतर चले गए। कुछ देर बाद साधु पानी का एक लोटा लेकर बाहर आए और राजा को दिया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद जब राजा वहां से जाने को हुआ तो उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग किसान के घर की ओर जा रहे थे। यह देख राजा ने साधु से पूछा, प्रभु, ये लोग कहां जा रहे हैं? साधु बोले, राजन, ये लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहां हाल ही में एक बालक ने जन्म लिया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, महात्मा जी, उस बालक में ऐसी क्या खास बात है जो लोग उसे देखने जा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, उस बालक के हाथ पर एक नीला निशान है जो इस बात का संकेत है कि वह एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस राज्य का राजा हूं और भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को राजा बनने दूंगा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, यह मनुष्य के बस में नहीं है कि वह किसी को राजा बनाए या गरीब रखे। यह सब परमात्मा के हाथ में है। और जहां तक उस बालक के राजा बनने की बात है तो यह विधाता का लेख है। आज से 15 वर्षों बाद आपकी एकलौती पुत्री का विवाह उसी किसान के पुत्र से होगा और विवाह के बाद वह इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा चौंक गया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी यह भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, 1 वर्ष बाद आपकी रानी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होगा। उसी कन्या का विवाह उस किसान के पुत्र से होगा और उसके बाद वह इस राज्य का राजा बनेगा। साधु की बात सुनकर राजा के मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ने लगीं। वह खुश था कि उसे संतान सुख मिलेगा, लेकिन यह सुनकर कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से होगा, उसका मन खिन्न हो गया। क्रोधित होकर उसने कहा, महात्मा जी, मैं अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के पुत्र से कभी नहीं करूंगा। यह कभी नहीं हो सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर होता है। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने क्रोध में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस किसान के पुत्र से हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि विधाता के लिखे को भी बदल सकता हूं। साधु शांत स्वर में बोले, राजन, समय आने पर सब पता चल जाएगा कि किसकी शक्ति अधिक है, आपकी या विधाता की। राजा ने गुस्से में साधु को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट गया। महल में पहुंचकर राजा ने पूरी रात सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे उसकी बेटी का विवाह उस किसान के पुत्र से न हो और फिर भी कोई विवाद न हो। सुबह होते ही उसने एक योजना बनाई। उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और किसान के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने वहां के लोगों से पूछा, वह घर कौन सा है जहां हाल ही में एक बालक ने जन्म लिया है? गांव वालों ने उसे किसान का घर दिखा दिया। राजा वहां पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई है? हमें कुछ दान दें, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज सुनकर किसान बाहर आया। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा, जो ब्राह्मण के वेश में था, बोला, हम बहुत दूर से आए हैं। राजा, जो ब्राह्मण के वेश में था, बोला, हे किसान, मैं बहुत दूर से आया हूं। तुम्हारे भाग्य को देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसके दाएं हाथ पर नीले रंग का निशान है। किसान यह सुनकर चकित रह गया और बोला, हां बाबा, यह सच है, मेरे पुत्र के हाथ पर नीला निशान है। राजा ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे तुम्हारा पुत्र दिखाओ। किसान तुरंत घर के अंदर गया और अपने पुत्र को बाहर लाकर ब्राह्मण बने राजा को दिखाया। राजा ने बच्चे को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह पुत्र यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो 15 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि तुम इसे किसी और को दान कर दो तो यह 15 वर्ष के बाद तुम्हारे पास लौट आएगा। यदि इसे अपने पास रखोगे तो इसका जीवन खतरे में है। यह सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। राजा, जो ब्राह्मण के रूप में था, बोला, यदि तुम इसे किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो,
मैं इसे अपने साथ रखूंगा और जब यह 15 वर्ष का हो जाएगा तो इसे तुम्हें लौटा दूंगा। मैं इसे हमेशा के लिए नहीं ले जाऊंगा, केवल तब तक रखूंगा जब तक यह विवाह योग्य ना हो जाए। फिर मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। किसान, जो सरल और सीधा था, ब्राह्मण बने राजा की बातों पर भरोसा करने लगा। उसे यह नहीं पता था कि वह ब्राह्मण वास्तव में राजा है और उसके पीछे एक गुप्त योजना है। किसान अपनी पत्नी के पास गया और कहा, प्रिय, हमारे द्वार पर एक दयालु ब्राह्मण आए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हमारा पुत्र हमारे साथ रहा तो 15 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। वे चाहते हैं कि हम अपना पुत्र उन्हें कुछ समय के लिए सौंप दें। किसान की पत्नी पहले तो मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब किसान उसे समझाता है कि ब्राह्मण उनका पुत्र हमेशा के लिए नहीं बल्कि केवल कुछ समय के लिए मांग रहे हैं, तो वह सहमत हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर घर के बाहर आए और ब्राह्मण बने राजा को सौंपते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, हम आपको अपना पुत्र दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? किसान की पत्नी ने कहा, जब हमारा पुत्र 15 वर्ष का हो जाएगा तो आपको उसे हमें वापस करना होगा। यदि आप हमारी यह शर्त मानते हैं तो ही हम अपना पुत्र देंगे। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। जब तुम्हारा पुत्र 15 वर्ष का और विवाह योग्य हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को ब्राह्मण बने राजा को सौंप दिया। राजा उस बच्चे को लेकर खुशी खुशी चला गया। राजा आज बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन जब वह बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंचा तो उसके मन में एक और योजना आई। उसने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसे मार डालूंगा और इसकी लाश को नदी में बहा दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसका मन पिघल गया। उसे अपने विचारों पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, इस मासूम का क्या दोष है? क्यों मैं इसे मारने जैसा पाप करूं? यह पाप इतना बड़ा है कि इसके लिए मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अंतरात्मा की इस आवाज को सुनकर राजा के हाथ कांपने लगे। उसने बच्चे की हत्या करने का विचार त्याग दिया। इसके बजाय उसने सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए लेकिन उसके हाथ पाप से बच जाएं। काफी सोचने के बाद राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया। संदूक में बच्चे के सांस लेने के लिए जगह थी और वह पानी में आसानी से तैर सकता था। संदूक तैयार होने के बाद राजा ने किसान के पुत्र को उसमें रखा और उसे नदी में बहा दिया। राजा ने सोचा, जब संदूक गहरी नदी में जाएगा और तूफान आएगा तो यह डूब जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस योजना को अंजाम देकर राजा निश्चिंत होकर महल लौट आया। उसने सोचा कि उसने विधाता के लिखे को मिटा दिया है और अब उसकी बेटी का विवाह उस किसान के पुत्र से नहीं होगा। दूसरी ओर नदी में बहता हुआ संदूक एक और नगर के किनारे आ लगा। उस नगर का एक धनी सेठ प्रतिदिन नदी में स्नान के लिए आता था। उस दिन जब सेठ नदी में स्नान करने आया तो उसने संदूक को पानी में बहते देखा। उत्सुकता से वह संदूक के पास गया और उसे बाहर निकालकर खोलने लगा। संदूक खोलते ही उसने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु लेटा हुआ है जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। यह दृश्य देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सेठ ने सोचा, मैं मां गंगा की प्रतिदिन सेवा करता हूं। शायद मां गंगा ने मुझ पर प्रसन्न होकर यह बच्चा मुझे उपहार में दिया है। उसने मां गंगा को प्रणाम किया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। जब सेठ की पत्नी ने उससे पूछा, यह बच्चा किसका है? तो सेठ ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा, प्रिय, मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने यह बच्चा हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया है। सेठ की पत्नी ने भी मां गंगा को धन्यवाद दिया और बच्चे को गोद में लेकर स्नेह से सहलाने लगी। दोनों पति पत्नी ने उस बच्चे को बड़े प्रेम से पाला और उसे अच्छे संस्कार दिए, उसे शिक्षा दी और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वह बच्चा 15 वर्ष का हो गया। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा का काफिला वहां से गुजर रहा था। खेलते खेलते एक छोटा बच्चा अचानक काफिले के सामने आ गया। काफिला अपनी गति से बढ़ रहा था और किसी ने
उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। उधर सेठ का बेटा, जो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, उसने खतरे में पड़े उस बच्चे को देख लिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ काफिले की ओर गया और उस बच्चे को काफिले के घोड़ों के सामने से खींचकर उसकी जान बचा ली। पड़ोसी राज्य का वह राजा वही था जिसने वर्षों पहले किसान के पुत्र को नदी में बहा दिया था। राजा की नजर लड़के के हाथ पर पड़ी और उसने उस नीले निशान को पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही लड़का है, लेकिन यह जीवित कैसे बच गया। यह सोचकर राजा ने काफिले को रुकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा, उस लड़के को मेरे पास लाओ, मैं उसकी बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार देना चाहता हूं। सैनिक सेठ के बेटे को राजा के पास ले आए। लड़के ने राजा को प्रणाम किया और पूछा, राजन, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा, बेटा, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूं। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। लड़के ने उत्तर दिया, राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछें। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम्हारे हाथ पर यह नीला निशान कैसे पड़ा? लड़के ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस नगर में रहता हूं। मेरे पिता धन्ना सेठ हैं, जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं। जहां तक इस निशान की बात है, ये मेरे हाथ पर बचपन से ही है। लेकिन राजन, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, बेटा, बस यूं ही, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने के लिए अपने घर ले चलोगे? लड़के ने कहा, राजन, यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पधारें। कृपया मेरे साथ चलें। राजा, यह पुष्टि करने के लिए कि यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में बहाया था, सेठ के बेटे के साथ धन्ना सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने जब देखा कि उसका पुत्र किसी राजा को अपने घर लेकर आ रहा है, तो वह सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी राज्य का राजा मुझसे मिलने आया है? जब राजा सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने पूछा, महाराज, आप किस नगर के राजा हैं और किस उद्देश्य से मेरे द्वार पधारे हैं? राजा ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूं। मैं यहां आपको बधाई देने आया हूं। सेठ ने पूछा, किस बात की बधाई महाराज? राजा ने कहा, सेठ जी, आपका पुत्र बड़ा ही बहादुर है। आज उसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। सेठ जब अपने पुत्र की प्रशंसा राजा के मुख से सुनता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह राजा से कहता है, हां महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहादुर है। जब से यह हमें मिला है, हमारे घर में सिर्फ खुशियां और समृद्धि ही आई है। राजा ने चौंक कर पूछा, आपको मिला है? मैं समझा नहीं, आपके कहने का क्या अर्थ है? सेठ हंसते हुए बोला, महाराज, अब आपसे क्या छिपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है। यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा मिला था। राजा को जब यह पता चला कि यह वही लड़का है जिसे उसने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था, तो वह चिंता में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी से प्रभावित हूं। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर लड़कों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके बेटे को अपने महल में नौकरी पर रखना चाहता हूं। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यह तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा बेटा आपके जैसे महान राजा के यहां नौकरी करेगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सेठ की सहमति मिलने के बाद राजा ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे लिफाफे में सील किया, उस पर अपनी राजकीय मोहर लगाई और हस्ताक्षर किए। फिर उसने सेठ के लड़के से कहा, बेटा, मैं अभी किसी आवश्यक काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम यह चिट्ठी लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को दे देना। महारानी इसे पढ़कर तुम्हें नौकरी पर रख लेंगी। सेठ का लड़का राजा की बात मानकर चिट्ठी लेकर चल पड़ा। वह राजा के राज्य की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में वह एक घने जंगल में पहुंचा और रास्ता भटक गया। बिना सही दिशा का ज्ञान होने के कारण वह दूसरी ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी और सोचा, आज की रात इस झोपड़ी में बिताना उचित होगा। सुबह होते ही मैं आगे का रास्ता ढूंढ लूंगा। झोपड़ी में झांकते हुए उसने देखा
कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जो एक बड़े और आलीशान महल की ओर जा रही थीं। लड़के ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर महल में प्रवेश किया, जहां उसने देखा कि एक वृद्धा खाना बना रही थी। वृद्धा ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां कैसे आ गए? सेठ के लड़के ने सिर झुकाकर पूरी घटना बताई और कहा, माई, मैं रास्ता भटक गया हूं। यदि आप मुझे एक रात यहां ठहरने दें तो मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। वृद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे यहां रुकने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह जगह कितनी खतरनाक है। यह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चल गया कि कोई अजनबी यहां आया है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ के लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैया, रात बहुत हो चुकी है। जंगल में जंगली जानवर हैं और मैं रास्ता भी नहीं जानता। यदि आप मुझे यहां से जाने के लिए कहेंगी तो बाहर मेरी मृत्यु निश्चित है। कृपया मुझे रहने की अनुमति दें। लड़के की बात सुनकर वृद्धा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहां रात बिता सकते हो, लेकिन सावधान रहना। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौटे। उन्होंने झोपड़ी के कोने में सोए हुए लड़के को देखा और वृद्धा से पूछा, अम्मा, यह लड़का कौन है? हमारे अड्डे पर यह क्या कर रहा है? वृद्धा ने कहा, बेटा, यह लड़का बहुत ही नेक दिल है। यह राजा का पैगाम लेकर राजमहल जा रहा है। रास्ता भटकने के कारण यह यहां आ गया। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डाकुओं में से एक ने कहा, अम्मा, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी पनाह दे देती है। अगर इसने हमारे बारे में राजा को बता दिया तो वह हमारी जान ले लेगा। दूसरा डाकू बोला, ठहरो, पहले इसकी तलाशी लेते हैं, कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं है। चिट्ठी पढ़ते हुए डाकू ने कहा, इसमें राजा ने महारानी को आदेश दिया है कि इस लड़के को मार दिया जाए। यह राजा की चालाकी है। वह इस बहादुर लड़के को मारकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। जब बुढ़िया ने डाकू से पूछा, बेटा, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर तुम अपने ही राजा को घटिया कह रहे हो? तो डाकू ने उत्तर दिया, मैया, इस चिट्ठी में राजा ने महारानी को आदेश दिया है कि जैसे ही यह लड़का महल पहुंचे और यह चिट्ठी पढ़ी जाए, उसे तुरंत मारकर कहीं दूर फेंक दिया जाए। यह काम मेरे लौटने से पहले पूरा होना चाहिए। डाकू ने आगे कहा, मैं इसे क्यों मरवाना चाहता हूं और मैंने इसे खुद क्यों नहीं मारा, इसका जवाब मैं अपने नगर लौट कर दूंगा। बुढ़िया, जो यह सब सुन रही थी, सोचने लगी, यह राजा कितना निर्दयी है जो एक मासूम लड़के की हत्या कराना चाहता है। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर इस लड़के को बचाएगी। बुढ़िया ने डाकुओं से कहा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो। इसके स्थान पर एक नई चिट्ठी लिखो। उसमें यह लिखो कि रानी, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। यह बहुत नेक, बुद्धिमान और योग्य है। मैंने इसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। इसलिए जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, राजकुमारी का विवाह इसके साथ करवा दो। यह काम मेरे नगर लौटने से पहले कर देना। मैं क्यों चाहता हूं कि यह मेरी बेटी का पति बने, इसके जवाब मैं नगर लौट कर दूंगा। डाकुओं ने बुढ़िया की बात मान ली। उन्होंने नई चिट्ठी तैयार की, उसे राजा की मोहर वाली पुरानी चिट्ठी के लिफाफे में रखा और बड़े ध्यान से उसे बंद कर दिया। इसके बाद डाकुओं ने खाना खाया और चोरी करने के लिए अपने अड्डे से निकल गए। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने सेठ के लड़के को जगाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। सेठ के लड़के ने बुढ़िया को प्रणाम किया, राजमहल का रास्ता पूछा और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद सेठ का लड़का महल में पहुंचा और महारानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके लिए यह चिट्ठी भेजी है। कृपया इसे पढ़ लें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। महारानी ने चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, यह लड़का बहुत ही नेक, बुद्धिमान और योग्य है। यह राजकुमारी से विवाह के योग्य है। इसलिए मेरे लौटने से पहले राजकुमारी का विवाह इस लड़के से करवा दो। मैं वापस आकर तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद महारानी को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, राजा ने अचानक इस लड़के को क्यों चुना? उन्होंने इस लड़के में ऐसी क्या खूबी देखी जो वह इसे राजकुमारी से विवाह करने का आदेश दे रहे हैं? हालांकि चिट्ठी पर राजा की हस्ताक्षर और मोहर थी, इसलिए महारानी ने पंडित को बुलवाया और राजकुमारी का विवाह
उस लड़के के साथ करवा दिया। इस प्रकार सेठ का बेटा राजकुमारी का पति बन गया और सुखपूर्वक महल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा अपना काम पूरा करके नगर लौट आया। जैसे ही वह महल पहुंचा, उसने देखा कि राजकुमारी के साथ वही लड़का खड़ा है जिसे उसने मारने का आदेश दिया था। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी योजना कैसे असफल हो गई। उसने क्रोध में महारानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें इस लड़के को मारने का आदेश दिया था तो तुमने इसके साथ राजकुमारी का विवाह क्यों करवा दिया? महारानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने चिट्ठी में लिखा था। इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने गुस्से में चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लेकर आई और राजा को दी। राजा ने चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, यह लड़का नेक और योग्य है। इसे मेरी पुत्री से विवाह के लिए चुना गया है। इसे राजकुमारी से विवाह करवाओ। यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत समझ लिया कि किसी ने चिट्ठी को बदल दिया है, लेकिन अब उसके पास कुछ करने का उपाय नहीं था, क्योंकि राजकुमारी का विवाह उस लड़के से हो चुका था और वह विधाता के लिखे को मिटा नहीं सकता था। राजा गुस्से में आगबबूला हो गया और उसने सैनिकों से कहा, जाओ और उस लड़के को पकड़कर मेरे सामने लाओ जिसने राजकुमारी से विवाह किया है। सैनिकों ने तुरंत राजा का आदेश माना और लड़के को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल मौत होती है। अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम इस नगर के राजा कैसे बनते हो। राजा की बात सुनकर लड़का शांत स्वर में बोला, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको धोखा नहीं दिया। और बार बार किसान की बात क्यों कर रहे हैं? मैं किसान का बेटा नहीं हूं, बल्कि एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने क्रोध में कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर मूर्ख बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। यह कहते हुए राजा ने तलवार उठाई। जैसे ही वह तलवार चलाने को तैयार हुआ, राजकुमारी दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने राजा से कहा, पिताजी, आप जिस पर तलवार उठाने जा रहे हैं वह मेरे पति हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। राजमहल में यह सारा घटनाक्रम चल ही रहा था कि तभी एक सैनिक अंदर आया और कहा, महाराज, एक सिद्ध महात्मा आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, महात्मा जी को अंदर लाओ। सैनिक दौड़कर महात्मा जी को बुलाने गया और उन्हें दरबार में लेकर आया। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आप यहां क्यों पधारे हैं? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही महात्मा हूं जिसने 15 वर्ष पहले आपको यह भविष्यवाणी सुनाई थी कि आपकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। उस समय आपने कहा था कि आप राजा हैं और आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आज देखिए, जो नियति में लिखा होता है वही होता है। राजा ने यह सुनकर हाथ जोड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आप सच कहते थे। कोई भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता। जो भी किसी के भाग्य में लिखा है वही उसे मिलता है। मैं भाग्य के हाथों हार चुका हूं। महात्मा बोले, राजन, भाग्य के सामने कोई भी जीत नहीं सकता। अब व्यर्थ चिंता छोड़ो। किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। मेरे साथ जंगलों में चलो। सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। राजा ने महात्मा जी की बात मान ली। उसने किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार किया और अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया। फिर उसने सभी से क्षमा मांगी और महात्मा जी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। इधर किसान का बेटा नगर का राजा बन गया और उसने राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। तब नीलकंठ पक्षी ने कहा, हे राजन, अब आप समझ गए होंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटाया जा सकता। जो होना होता है वह होकर रहता है। राजा ने उत्तर दिया, हां नीलकंठ, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि कोई भी अपने भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता। एक गांव के एक छोटे से साधारण घर में रामू नामक किसान अपनी जिंदगी प्रभु की कृपा पर भरोसा रखकर बिता रहा था। उसकी जमीन सीमित थी और उपज भी
अनिश्चित रहती थी। अपने परिवार का भरण पोषण वह कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा के सहारे करता था, लेकिन गरीबी का साया उसके जीवन से कभी दूर नहीं होता था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद जब वह घर लौटता तो उसकी पत्नियों के चेहरों पर संतोष और चिंता के मिश्रित भाव देखने को मिलते। रामू की 2 पत्नियां थीं, कुमारी और शोभा। कुमारी उसकी पहली पत्नी, बचपन की साथी थी। उनका विवाह सादगी और प्रेम से भरा था। कुमारी का स्वभाव शांत और समझदार था। वह हमेशा कहती, प्रभु ने जो दिया है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। कुमारी के लिए जीवन का सबसे बड़ा खजाना था प्रेम और परिवार। उसे भौतिक सुखों की लालसा नहीं थी और वह रामू और बच्चों के साथ अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश रहती थी। रामू के लिए कुमारी के साथ जीवन सहज और सरल था। वह घर की जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण और भक्ति भाव से निभाती और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करती। दूसरी ओर शोभा का स्वभाव और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। शहर से आई शोभा को गांव की सादगी और प्रभु पर निर्भरता से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा कहती, हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा, गरीबी में रहना हमारा भाग्य नहीं है। शोभा को यह समझ नहीं आता था कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। वह शहर के वैभव और सुविधाओं की लालसा में खोई रहती और रामू से अधिक की उम्मीद करती। रामू इन 2 विपरीत विचारधाराओं के बीच उलझा रहता। एक ओर कुमारी का संतोष था, जो हर कठिन परिस्थिति में उसे धैर्य और आशा का पाठ पढ़ाती थी। दूसरी ओर शोभा की इच्छाएं थीं, जो उसे अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थीं। रामू को समझ नहीं आता था कि वह इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाए। समय के साथ रामू की कठिनाइयां बढ़ने लगीं। फसलें खराब हो रही थीं और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कुमारी उसे हमेशा दिलासा देती और कहती, जो प्रभु ने दिया है उसमें संतोष करो, यही हमारी परीक्षा है। लेकिन शोभा की शिकायतें और बढ़ती इच्छाएं रामू को मानसिक रूप से परेशान कर देती। रामू दिन रात सोचता रहता कि वह क्या करे। क्या वह शोभा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करे या कुमारी के साथ सादगी भरा जीवन जीने का निर्णय ले। इस उलझन के बीच एक रात रामू ने सोचा कि गांव के बुजुर्गों से सलाह लेना उचित होगा। अगले दिन वह श्री राम दादा के पास गया, जो अपने अनुभव और समझदारी के लिए गांव में जाने जाते थे। श्री राम दादा ने रामू को ध्यान से सुना और बोले, बेटा, जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। जब हम एक ओर अधिक ध्यान देते हैं तो दूसरी ओर की उपेक्षा से जीवन असंतुलित हो जाता है। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा जीवन है। किसी एक की इच्छाओं के पीछे भागने से शांति नहीं मिलेगी। संतोष ही सच्चा सुख है और प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं। रामू ने श्री राम दादा की बातों को गहराई से सुना और उन पर कई दिनों तक विचार किया। उसे एहसास हुआ कि किसी एक पत्नी के पक्ष में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। उसे ऐसा मार्ग खोजना था जो दोनों पत्नियों को संतुष्टि दे सके। उसने समझा कि सच्चा प्रेम और संतोष भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रामू ने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच और जीवन शैली में ऐसा संतुलन लाएगा जिससे उसका परिवार खुशहाल और प्रभु की कृपा में समर्पित रह सके। शोभा ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रामू पर लगातार दबाव बनाए रखा। वह कहती, तुम्हारे पास कुछ करने का साहस नहीं है। देखो, लोग कैसे शहरों में जा रहे हैं और तुम अभी भी यहां गंदे खेतों में फंसे हुए हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। रामू को शोभा की बातें चुभती थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति भी आसान नहीं थी। दूसरी ओर कुमारी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह सरलता और संतोष में विश्वास करती थी। उसे बड़े घर या अधिक पैसे की लालसा नहीं थी। वह हमेशा रामू से कहती, हमें जो कुछ भी मिला है वह प्रभु का आशीर्वाद है। संतोष ही असली समृद्धि है। हमें इसमें ही सुख ढूंढना चाहिए। कुमारी के शब्दों में सच्चाई और धैर्य झलकता था। रामू दोनों के बीच उलझन में था। उसे समझ में आ रहा था कि शोभा की इच्छाओं को अनदेखा करना भी मुश्किल है। इसी दुविधा में उसने एक नया कदम उठाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि वह अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहता है तो केवल शारीरिक मेहनत से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता थी। इस विचार के साथ
उसने अपनी दोनों पत्नियों से अलग अलग बात करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने कुमारी से बात की। वह बोला, कुमारी, मैं समझता हूं कि तुम संतुष्ट हो और तुम्हारी सोच बहुत समझदार है, लेकिन मुझे शोभा की बातों पर भी ध्यान देना होगा। मैं दोनों की इच्छाओं को समझने और पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। कुमारी ने उसकी बातें शांति से सुनी और कहा, रामू, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे लिए यह स्थिति कठिन है, लेकिन याद रखना, संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तुम खुद को शांत और धैर्यवान रखोगे, तभी हम सभी को खुशी मिलेगी। कुमारी का दृष्टिकोण शांति और संतोष से भरा था। रामू ने उसकी बातों से प्रेरणा ली और उसका आशीर्वाद लिया। अब उसने शोभा से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि शोभा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, लेकिन वह यह भी चाहता था कि शोभा को यह समझ आए कि बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। रामू ने शोभा से कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें बेहतर जीवन चाहिए और मैं उस दिशा में काम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूं। हमें अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे हासिल करना होगा। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक संभव नहीं होता। हमें धैर्य और प्रभु पर विश्वास रखना होगा। शोभा ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोली, ठीक है रामू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। रामू ने महसूस किया कि उसने सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का निश्चय किया। अब वह जानता था कि अपनी दोनों पत्नियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता है। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया कि संतुष्टि और प्यार के बिना सफलता अधूरी है। समय के साथ रामू ने अपनी स्थिति में बदलाव लाना शुरू किया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष के लिए भी काम करता था। कुमारी और शोभा के बीच धीरे धीरे समझौता होने लगा। कुमारी ने यह समझ लिया कि शोभा की इच्छाओं का भी महत्व है, और शोभा ने स्वीकार किया कि कुमारी के संतोष और धैर्य का भी अपना मूल्य है। रामू ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने परिवार के बीच सामंजस्य भी स्थापित किया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। अब रामू, कुमारी और शोभा साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे। हर दिन की मेहनत, समझदारी और संतोष ने उनके जीवन में शांति भर दी। रामू ने अपनी जमीन पर काम करते हुए खेती के नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसने गांव के बुजुर्गों और अनुभवी किसानों से सीखा कि नई तकनीकों से बेहतर फसल उगाई जा सकती है। पहले उसे डर था कि यह तरीका महंगा साबित हो सकता है, लेकिन कुमारी ने उसे हौसला दिया। वह कहती, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो भगवान अवश्य हमें अच्छे फल देंगे। अब शोभा भी अपने तरीके से उसकी मदद करने लगी। उसने रामू से कहा, अगर हम अपनी जमीन की सही देखभाल करेंगे तो हमें जरूर बेहतर नतीजे मिलेंगे, और अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला सकेंगे। रामू ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने कुमारी से कहा, तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि हमें संतुलन और धैर्य रखना चाहिए। अब मैं इसे सही तरीके से अपनाने जा रहा हूं। हम नई खेती के तरीकों को आजमाएंगे और शोभा की मदद से घर के कामों को और बेहतर बनाएंगे। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ में काम करने से हमारा परिवार और मजबूत होगा। कुछ ही महीनों में रामू की मेहनत रंग लाने लगी। नई खेती के तरीकों से फसलें बेहतर होने लगीं। उसकी जमीन अब पहले की तुलना में अधिक उपज देने लगी और उसका परिवार धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ गया। शोभा को भी यह एहसास हुआ कि उसके सपने केवल पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और परिवार की एकता से पूरे हो सकते हैं। गांव के लोग रामू की मेहनत और उसके जीवन में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। अब रामू का परिवार संतुलन, समझदारी और मेहनत के सहारे एक सुखी जीवन जी रहा था। रामू अब केवल एक गरीब किसान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपनी मेहनत, समझ और समर्पण से अपने जीवन और परिवार को बेहतर बना लिया था। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा कहा करता, सच्ची सफलता केवल धन में नहीं,
बल्कि संतुलन, मेहनत और रिश्तों की एकता में होती है। रामू यह समझ चुका था कि गरीबी को पूरी तरह मिटाना शायद मुश्किल है, लेकिन सही सोच, समझदारी और परिवार के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अब कुमारी और शोभा उसकी ताकत बन चुकी थीं। उनका प्रेम और सहयोग रामू की नई शक्ति थी और वे सभी एक मजबूत और खुशहाल परिवार के रूप में जीवन जी रहे थे। रामू ने यह भी महसूस किया कि जिस संतुलन की वह बाहर तलाश कर रहा था, वह वास्तव में उसके भीतर था। उसे यह समझ आया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज रिश्तों की समझ और उनके प्रति सम्मान है। यही सच्ची खुशी का आधार है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हर साल की तरह गांव के लोग इस अवसर को मिलकर मनाते थे। इस बार रामू ने तय किया कि वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाएगा। उसने सोचा, इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और परेशानियों के बाद अब हमें इस खुशी का आनंद लेना चाहिए। हमने मिलकर यह सब पाया है। त्योहार की तैयारियों के दौरान कुमारी ने घर के कामों में मदद की और शोभा ने अपने हाथों से मिठाइयां बनाईं। अब दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ समझदारी और प्रेम से पेश आती थीं। रामू यह देखकर बहुत प्रसन्न था। उसे समझ आ चुका था कि परिवार में प्यार और सहयोग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। त्योहार के दिन गांव के सभी लोग रामू के घर इकट्ठा हुए। हर किसी ने उसकी मेहनत और सफलता की सराहना की। रामू ने इस अवसर पर अपनी पत्नियों को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं होती तो मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। कुमारी ने मुझे संतुलन और धैर्य का पाठ पढ़ाया और शोभा ने मुझे यह सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुमारी मुस्कुराते हुए बोली, यह सब तुम्हारी मेहनत और हमारी आपसी समझ का ही परिणाम है रामू। शोभा ने भी कहा, तुमने हमें सिखाया कि सपने केवल बड़े दिखने वाले नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे कदमों से भी उन्हें साकार किया जा सकता है। गांव के बुजुर्ग किसान श्री राम दादा, जो हमेशा रामू के मार्गदर्शक रहे थे, भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने रामू की सफलता की सराहना करते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे जीवन में आया यह बदलाव यह दिखाता है कि जब इंसान अपने परिवार और रिश्तों को सही दिशा में ले जाता है तो उसे जीवन का असली सुख प्राप्त होता है। यह तुम्हारी मेहनत और समझ का ही फल है कि तुमने अपने परिवार को खुशहाल बनाया है। रामू ने सिर झुकाकर बुजुर्ग की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद श्री राम दादा। आज मुझे यह समझ आया कि असली सफलता धन या बाहरी चीजों में नहीं है। असली सफलता रिश्तों की समझ, संतुलन और मेहनत में है। इस त्योहार ने रामू और उसके परिवार को एक नई ऊर्जा दी। अब वह जान चुका था कि जीवन की कठिनाइयों ने उसे और उसके परिवार को और मजबूत बना दिया है। कुमारी और शोभा के बीच जो प्रेम और समझदारी थी, वह अब रामू की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि कोई भी कठिनाई तब तक बड़ी नहीं होती जब तक परिवार साथ खड़ा रहता है। रामू की जिंदगी अब संतुलित और खुशहाल थी। उसने अपने परिवार के लिए यह मिसाल कायम की थी कि संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद समझ, प्यार और मेहनत के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया और रामू की जिंदगी में स्थिरता आ गई। उसकी खेती और मेहनत से हर साल उसकी जमीन बेहतर उपज देने लगी। उसका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। गांव में लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन रामू जानता था कि यह सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि संतुलन, परिवार के प्यार और आपसी समझदारी से संभव हुई थी। अब रामू के मन में एक नया विचार उठा। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया था कि वह अपनी जमीन और बच्चों के भविष्य के लिए नए कदम उठाए। उसने कुमारी और शोभा को बुलाया और कहा, हमने अपनी जमीन पर अच्छा काम किया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। हमें उन्हें बेहतर शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा सही कदम उठाए हैं रामू। अब जब हमारी जिंदगी में स्थिरता आई है तो बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना ही सबसे उचित होगा। शोभा ने सहमति जताते हुए कहा, हां, बच्चों की पढ़ाई में निवेश करना हमारी असली संपत्ति होगी। यह उन्हें एक नई दिशा देगा। रामू ने अपनी पत्नियों के विश्वास और सहयोग के साथ
अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कदम उठाने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह उनकी अगली बड़ी उपलब्धि होगी और यह एकजुट परिवार की नई शुरुआत का प्रतीक होगा। रामू ने तय किया कि वह अपने बच्चों को शहर भेजेगा ताकि वे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। लेकिन यह निर्णय लेने से पहले उसने गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि बच्चों को शिक्षा देना केवल एक भौतिक कदम नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक नई दृष्टि और जीवन का सही मार्ग दिखाने जैसा है। रामू नहीं चाहता था कि उसके बच्चे वही संघर्ष भरा जीवन जिए जो उसने जिया था, कभी कठिनाइयों से भरा तो कभी संतुलन की तलाश में। वह चाहता था कि उसके बच्चे स्वतंत्र और सशक्त बने, अपनी पहचान खुद बनाएं। बच्चों को शहर भेजने का निर्णय लेते हुए रामू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का विचार किया। उसने इस निर्णय के बारे में कुमारी और शोभा को बताया। कुमारी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने समझा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। शोभा ने तुरंत समर्थन करते हुए कहा, हमें बच्चों को एक अच्छा मौका देना चाहिए। यह उनका भविष्य है और हम उनका साथ देंगे। रामू ने गांव के बुजुर्ग श्रीराम दादा से सलाह ली। उन्होंने कहा, रामू, तुमने सही रास्ता चुना है। बच्चों को शिक्षा देना जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। तुम्हारी मेहनत और समझदारी का असर उनके जीवन पर जरूर पड़ेगा। रामू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और बच्चों को शहर भेजने की योजना बनाई। कुमारी और शोभा ने मिलकर घर की व्यवस्था संभाली और रामू ने खेती से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। बच्चों के जाने के बाद रामू का मन थोड़ा खाली महसूस करता था, लेकिन उसने अपने मन को यह कहकर शांत किया कि उन्होंने बच्चों के लिए बेहतर अवसर तैयार किए हैं। समय के साथ बच्चों ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने रामू और उसके परिवार के त्याग और मेहनत को सार्थक बना दिया। कुमारी और शोभा दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। अब वे संतुष्ट थीं कि उनकी कोशिशें उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनी। रामू की जिंदगी अब शांति और संतोष से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि सही रास्ते पर चलने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। यह केवल उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी और परिवार की एकता थी जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। रामू और उसके परिवार की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने सीखा कि सच्चे प्रेम, समझदारी और संतुलन के साथ कदम उठाए जाएं तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू की सफलता केवल उसकी नहीं थी, यह उसके परिवार की सामूहिक मेहनत और समझदारी का परिणाम थी। अब उसका जीवन संतुलित था। उसके खेत, उसका परिवार और उसके बच्चे, ये सब उसकी मेहनत, प्यार और समर्पण का फल थे। गांव के लोग रामू की सफलता की मिसाल देते थे। रामू जानता था कि सच्ची सफलता केवल जमीन या धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और परिवार के सामूहिक प्रयास में होती है। लेकिन एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे नौकरी की तलाश में थे। वे अब अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते थे। रामू के बेटे सूरज और बेटी राधा ने तय किया था कि वे अब गांव लौटकर अपने माता पिता की मदद करेंगे। यह खबर सुनकर रामू को खुशी भी हुई और चिंता भी। उसे एहसास था कि अब समय आ गया है जब बच्चों को अपने जीवन के फैसले खुद लेने होंगे। वह सोच रहा था कि क्या वे गांव में खेती करेंगे या शहर में अपनी नौकरी की तलाश जारी रखेंगे। एक दिन सूरज और राधा घर लौटे और रामू से बोले, पिताजी, अब हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमने देखा है कि गांव में भी खेती से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन शहर में भी हमारे लिए कई अवसर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। रामू ने ध्यान से बच्चों की बातें सुनी और फिर बोला, बच्चों, तुम्हारी शिक्षा और जो कुछ भी तुमने सीखा है वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे पास आज विकल्प हैं और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही निर्णय लो। जो भी रास्ता चुनो उसमें संतुलन और ईमानदारी बनाए रखना। मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। कुमारी ने भी बच्चों को समझाते हुए कहा, तुमने शहर की जिंदगी देखी है और साथ ही गांव की सादगी भी। अब तुम्हारे पास अवसर है, लेकिन याद रखना कि जहां भी जाओ मेहनत और समझदारी ही तुम्हें सफलता दिलाएगी।
शोभा ने भी अपनी बात रखी। हमारा गांव भले ही छोटा है, लेकिन यहां के हर दिन की अपनी अहमियत है। यदि तुम शहर जाना चाहते हो तो यह भी एक अच्छा निर्णय है। रामू ने अपने बच्चों को यह आजादी दी कि वे अपने निर्णय खुद लें। सूरज और राधा ने यह महसूस किया कि उनके माता पिता ने उन्हें जो सिखाया है वह उनके जीवन के हर कदम पर काम आएगा। परिवार के प्रेम और समर्थन के साथ उन्होंने तय किया कि वे अपने निर्णय पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से लेंगे। रामू के दिल में यह भरोसा था कि उनके बच्चे वही रास्ता चुनेंगे जो उनके और परिवार के भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। सूरज और राधा ने माता पिता की बातों को गहराई से समझा और कई दिनों तक विचार करने के बाद निर्णय लिया कि वे शहर में नौकरी करेंगे, लेकिन अपनी जमीन और खेती से भी जुड़े रहेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे समय समय पर गांव लौटकर अपने माता पिता और परिवार की मदद करेंगे। रामू ने उनके निर्णय को खुशी से स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों जो भी निर्णय लो, हमें गर्व है कि तुम हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हो। याद रखना, मेहनत और संतुलन से जो भी किया जाता है वह हमेशा फलदायी होता है। समय के साथ सूरज और राधा ने शहर में अपने करियर की शुरुआत की। वे जब भी नए अनुभवों और ज्ञान के साथ गांव लौटते तो खेती में रामू, कुमारी और शोभा की मदद करते। रामू को यह देखकर गर्व होता कि उनके बच्चे केवल अपनी जिंदगी बनाने में ही नहीं, बल्कि उनके सपनों को भी साकार करने में जुटे हुए हैं। उसने महसूस किया कि उनका परिवार अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर इकाई बन चुका है। रामू का सपना, जो कभी एक गरीब किसान के संघर्षों में दबा हुआ था, अब एक सशक्त परिवार के रूप में साकार हो चुका था। उसे यह एहसास हुआ कि उसका असली कर्तव्य अपने बच्चों को सही राह पर प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना उसका परिवार था, उसकी पत्नियां, बच्चे और उनके बीच का अटूट प्यार। रामू ने यह सीखा कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझ और मेहनत में होती है। गांव के लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। रामू का जीवन अब गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गया था। उसकी जमीन अब केवल फसलें नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, परिवार की समझ और प्यार की खुशबू भी उगाती थी। सूरज और राधा के शहर में बसने के बाद भी रामू, कुमारी और शोभा ने खेतों और घर का प्रबंधन कुशलता से संभाल लिया। लेकिन रामू के मन में एक और सपना पल रहा था। वह चाहता था कि उसका परिवार और गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उसने अपनी जमीन और आसपास के गांवों के किसानों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने का निर्णय लिया। एक दिन रामू ने कुमारी और शोभा से कहा, हमारी जमीन अब पहले से बेहतर उपज दे रही है, लेकिन अगर हमें और भी अच्छा करना है तो हमें एक नया कदम उठाना होगा। हमें अपने आसपास के किसानों से मिलकर खेती के नए तरीकों पर विचार करना होगा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी मेहनत का फल दोगुना हो सकता है। कुमारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनते हुए कहा, तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं रामू। अब हमें और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हम गांव के दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा बन सकें। शोभा ने भी सहमति जताते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर कुछ नया सोचें तो हर कोई लाभ उठा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें न केवल अपनी जमीन तक सीमित रहें, बल्कि दूसरों की मदद से भी सबकी जिंदगी बेहतर हो। रामू ने आसपास के गांवों के किसानों से संपर्क किया और उनसे खेती के नए तरीकों पर चर्चा की। उसने महसूस किया कि यदि सभी किसान मिलकर काम करें तो न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि सबकी जिंदगी भी बेहतर होगी। धीरे धीरे रामू और उसके परिवार ने अपने आसपास के किसानों को एकजुट किया और उन्हें नई कृषि तकनीकों, बेहतर बीज, सिंचाई के तरीके और उर्वरकों के बारे में जानकारी दी। यह गांव में एक बड़ा बदलाव था। पहले किसान अकेले अकेले खेती करते थे और उनके पास सीखने या चर्चा करने का कोई मंच नहीं था। रामू ने उन्हें समझाया, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हमारी मेहनत का फल और भी मीठा होगा। गांव में उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी। लोग रामू के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देखा था कि रामू, कुमारी और शोभा ने अकेले ही अपनी जमीन पर सफलता पाई थी। इसलिए उन्होंने सोचा
कि क्यों न सब मिलकर पूरे गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश करें। जल्द ही किसानों ने सहकारी खेती शुरू की। उनकी उपज पहले से कई गुना बेहतर हो गई। अब रामू का गांव केवल एक साधारण गांव नहीं, बल्कि एक आदर्श गांव बन चुका था। गांव के लोग गर्व से कहते, रामू की मेहनत और उसके परिवार की एकता ने यह संभव बनाया है। रामू ने महसूस किया कि उसका सपना अब केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था। परिवार और गांव दोनों एक नई दिशा में बढ़ चुके थे। उसने यह सीखा कि जब मेहनत, समझदारी और एकता साथ होती है तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। रामू का गांव अब सिर्फ एक साधारण गांव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग मिलजुल कर काम करते, एक दूसरे की मदद करते और एकता की मिसाल पेश करते थे। सूरज और राधा, रामू के बच्चे, इस बदलाव में पूरी तरह शामिल हो गए थे। वे शहर से लौटकर खेती में रामू की मदद करने लगे। सूरज ने अपनी मार्केटिंग की जानकारी का उपयोग किया और किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने में मदद की। वहीं राधा ने नई तकनीकों का इस्तेमाल कर किसानों को सिखाया कि वे अपने उत्पादों को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे बेच सकते हैं। रामू के दिल में एक गहरा संतोष था। उसने जो मेहनत, प्यार और एकता के बीज बोए थे, वे अब पूरे गांव में फल दे रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार और उनके आपसी सहयोग थे। एक दिन कुमारी ने कहा, तुमने हमेशा हमें प्रेरित किया है। अब हम सभी खुश हैं कि हमने मिलकर अपने बच्चों और गांव के लिए इतना अच्छा किया। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमने यह सीखा है कि सच्ची सफलता केवल मेहनत और प्यार से आती है। जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। अब रामू केवल एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और परिवार के सहयोग ने गांव को एक नई पहचान दी थी। लेकिन रामू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सूरज और राधा, जो अपने करियर में सफल हो चुके थे, अब यह सोच रहे थे कि वे अपने पिता और गांव के लिए और क्या कर सकते हैं। एक दिन सूरज ने रामू से कहा, पिताजी, हमने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अब क्या आप चाहते हैं कि हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएं? हम चाहते हैं कि हमारा गांव सिर्फ खेती में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक आदर्श बन सके। रामू ने सूरज की बात को गहराई से सुना और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, अब समय आ गया है कि हम अपने गांव को हर क्षेत्र में सुधारने की कोशिश करें। खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को मिलाकर हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। राधा ने भी उत्साह से अपनी राय दी, पिताजी, जो कुछ भी हम शहरी जीवन से सीख कर आए हैं, अब उसे अपने गांव में लागू करने का समय है। हम गांव के लिए एक समग्र विकास योजना बना सकते हैं, ताकि यहां के लोग न केवल अपनी खेती में बेहतर हों, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में सुधार हो। रामू को गर्व हुआ कि उसके बच्चों ने न केवल उसकी मेहनत को समझा, बल्कि अब वे भी इस दिशा में काम करने के लिए तैयार थे। उसने महसूस किया कि उसका परिवार केवल एक सफल किसान परिवार नहीं है, बल्कि वह अपने समाज में भी बदलाव ला सकता है। रामू और उसके परिवार ने मिलकर गांव के लिए एक शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार योजना तैयार की। सूरज ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए एक स्कूल खोलने की पहल की, जहां बच्चों को अच्छे शिक्षकों से पढ़ाया जा सके। राधा ने एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जो गांव के लोगों को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता। कुमारी और शोभा ने खेती के तरीकों को अधिक वैज्ञानिक बनाया और गांव में उर्वरक और पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी शामिल किया, ताकि हर कोई इस सुधार का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे रामू के गांव में बदलाव दिखने लगा। गांव के बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। पहले जहां मामूली स्वास्थ्य सुविधाएं थीं, अब वहां एक स्वास्थ्य केंद्र था, जो न केवल इलाज करता था, बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए सुझाव भी देता था। किसानों के पास अब बेहतर बीज, उन्नत उपकरण और नई तकनीकों के बारे में जानकारी थी। वे आपस में मिलकर सीखते और एक दूसरे का समर्थन करते। यह सब रामू के परिवार और गांव के लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया
कि उसकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का फल थी। एक दिन रामू अपनी पत्नियों कुमारी और शोभा के साथ बैठकर अपनी पुरानी जमीन को देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब पूरे गांव की खुशहाली में बदल गई है। इस जमीन ने न केवल अनाज दिया, बल्कि यह हमारी मेहनत, परिवार के प्यार और गांव की समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। अब यहां हर किसी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि अब हम सब एक दूसरे के साथ हैं। कुमारी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा रामू, यह सब हमारी मेहनत, प्रेम और एकजुटता का परिणाम है। अब हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो चुका है। शोभा ने कहा, सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने साथियों और परिवार को खुश देखते हैं। हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है और अब हमें यह सिखाना चाहिए कि एकता और सहयोग से हम जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में असली संपत्ति धन में नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी और सामूहिक प्रयासों में होती है। उसका परिवार और गांव इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि मेहनत, समझ और एकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू के गांव में बदलाव की लहर तेजी से फैल रही थी। अब गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा था। स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर खेती की तकनीकें, यह सब रामू और उसके परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। अब रामू का गांव पूरे क्षेत्र में एक आदर्श बन चुका था। रामू के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या वे केवल अपने गांव तक सीमित रहेंगे या उन्हें कुछ और बड़ा सोचना चाहिए? उसका दिल अब आसपास के गांवों के लिए भी कुछ करने की इच्छा करने लगा था। उसे यकीन था कि अगर उनका गांव इस स्तर तक पहुंच सकता है, तो आसपास के अन्य गांव भी समृद्ध हो सकते हैं। एक दिन रामू अपने बच्चों सूरज और राधा के साथ बगीचे में बैठा और कहा, बच्चों, हमारे गांव ने बहुत कुछ हासिल किया है। अब हमें अपने आसपास के गांवों की मदद करनी चाहिए। अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों न दूसरे गांवों के साथ मिलकर एक नया उदाहरण पेश करें? सूरज ने सहमति जताई। पिताजी, यह सच है। अगर हम अपनी योजनाओं और विचारों को दूसरे गांवों तक पहुंचा सकें, तो हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाल हो सकता है। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें हर गांव एक दूसरे से सीख सके और मिलकर आगे बढ़ सके। राधा ने भी समर्थन करते हुए कहा, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अब हमें इन पहलुओं को और विस्तृत करना होगा और यह दिखाना होगा कि एकजुटता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रामू ने इस विचार को और विस्तार से सोचा। उसने निर्णय लिया कि वह आसपास के गांवों के किसानों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन एक ऐसा अवसर होगा जहां हर कोई अपने अनुभव साझा कर सके और एक दूसरे से सीख सके। रामू ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए 1 महीने के भीतर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 10 से 12 गांवों के लोग शामिल हुए। यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पहली बार इतने सारे गांवों के लोग एक साथ आए थे ताकि वे अपने समुदाय के लिए समाधान खोज सकें। सम्मेलन में रामू ने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा किए। कुमारी और शोभा ने खेती के नए तरीकों पर चर्चा की। सूरज ने मार्केटिंग और आधुनिक तकनीकों की उपयोगिता के बारे में बताया और राधा ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के पहलुओं को समझाया। हर गांव से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और समाधान साझा किए। यहां मौजूद लोग न केवल पुराने तरीकों को सीखने के लिए उत्साहित थे, बल्कि नए विचारों को भी अपनाने के लिए तैयार थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए और युवा पीढ़ी ने उन्हें ध्यान से सुना। यह सम्मेलन गांवों के बीच एक नई सोच और एकता का प्रतीक बन गया। अब रामू का गांव केवल एक आदर्श गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने लगा। एकता, समझदारी और सामूहिक प्रयासों के बल पर यह आंदोलन धीरे धीरे और बड़े स्तर पर फैलने लगा। रामू का सपना अब साकार हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक साधारण किसान से इतना बड़ा बदलाव ला सकेगा।
अब वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने महसूस किया कि सच्ची मेहनत, सही दिशा और परिवार तथा समाज के हित में उठाए गए कदमों से कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन सकती। समय के साथ रामू ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अब धीरे धीरे गांव की जिम्मेदारियां अपने बच्चों के हाथों में सौंपना चाहता था। सूरज और राधा ने भी पूरे क्षेत्र के विकास के लिए नए कदम उठाने शुरू कर दिए। सूरज ने पूरे क्षेत्र में छोटे उद्योगों की शुरुआत की ताकि युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। राधा ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क करना शुरू किया ताकि गांवों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रामू को अब अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और गांव के लिए समर्पित कर दी थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही था कि वह अपने बच्चों और पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत और खुशहाल आधार छोड़कर जाएगा। एक दिन रामू अपनी पत्नियों कुमारी और शोभा के साथ बगीचे में बैठा था। उसने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह अब एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है। यह सब हमारी मेहनत, समझ और एकता का परिणाम है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे बनाए रखें और इसे और आगे बढ़ाएं। कुमारी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा रामू, यह केवल हमारी जिंदगी का नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का संघर्ष और सफलता है। शोभा ने सहमति जताते हुए कहा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब यह परिवार और समाज का सामूहिक प्रयास है जो आगे बढ़ेगा। रामू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यही असली खुशी है, जब हम केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। हम सब मिलकर ही अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब रामू का ध्यान अपने बच्चों सूरज और राधा की दिशा और सोच पर था। वह चाहता था कि वे न केवल खेती या गांव के विकास में योगदान दें बल्कि अपने अनुभवों को और बड़े स्तर पर फैलाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एक दिन रामू ने सूरज और राधा को बुलाया। वह जानता था कि अब समय आ गया था जब उसे अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपनी थीं। सूरज और राधा ने ध्यान से उनकी बात सुनी। रामू ने कहा, बच्चों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस गांव को एक नई दिशा दी है। अब हमें और भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपनी सफलता और अनुभवों को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इन्हें पूरे इलाके और फिर राज्य स्तर तक फैलाना चाहिए। सूरज और राधा ने सहमति जताई। उनके विचारों और सपनों ने रामू को भरोसा दिया कि अब उनका परिवार और उनका गांव एक नई दिशा में बढ़ेंगे। अब यह केवल एक परिवार या गांव का संघर्ष नहीं था बल्कि एक पूरे क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली की कहानी थी। सूरज ने उत्तर दिया, पिताजी, हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। इस बदलाव को और व्यापक रूप में लाने के लिए हमें उन गांवों और शहरों से जुड़ने की आवश्यकता है जो इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं। हमें एक ऐसा मंच तैयार करना होगा जहां लोग आपस में मिलकर अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे से सीखें। राधा ने सहमति जताते हुए कहा, हमने जो भी सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें केवल शिक्षा और खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उन सामाजिक मुद्दों पर भी काम करना होगा जो विकास की राह में बाधा बनते हैं। महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। रामू अपने बच्चों की सोच से गर्वित हुआ। उसे महसूस हुआ कि उनका परिवार अब सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के उत्थान की ओर बढ़ रहा है। सूरज और राधा ने निर्णय लिया कि वे पूरे क्षेत्र में विकास की योजनाओं को विस्तारित करेंगे। इस दिशा में पहला कदम एक कृषि और विकास मंच का आयोजन था, जिसमें आसपास के गांवों के किसान, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला समूहों को आमंत्रित किया गया। इस मंच का उद्देश्य था कि गांवों की समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से निकाला जाए और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। सम्मेलन में रामू, सूरज और राधा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे किसानों ने मिलकर उन्नत बीज, नई सिंचाई तकनीकें और उर्वरकों का उपयोग किया। इससे उनकी जमीन का उत्पादन और आय दोनों बढ़ी। राधा ने स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा
कि स्वास्थ्य केंद्र अधिक प्रभावी बने। इससे न केवल लोग बीमारियों से बच सकेंगे, बल्कि उन्हें सस्ता और बेहतर इलाज भी मिलेगा। सूरज ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा, यदि बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वे भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति नहीं, बल्कि पूरे समाज की उन्नति का आधार है। इस सम्मेलन ने गांवों में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। लोगों ने सामूहिक रूप से काम करने के महत्व को समझा। किसानों ने महसूस किया कि एकता से उनकी उत्पादकता और समृद्धि बढ़ सकती है। महिलाओं ने भी महसूस किया कि उनके योगदान से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वे अधिक सक्रिय रूप से सामुदायिक कार्यों में भाग लेने लगीं। रामू और उसका परिवार अब एक बड़े परिवर्तन की दिशा में बढ़ चुका था। उनकी छोटी सी शुरुआत अब एक व्यापक आंदोलन बन चुकी थी, जो पूरे राज्य में फैलने लगी थी। हर गांव में एक नई उमंग थी। लोग अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए तत्पर थे। यह बदलाव अब किसी एक गांव या परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र का परिवर्तन था। रामू की मेहनत, परिवार की एकता और बच्चों की दूरदर्शिता ने यह चमत्कार संभव किया। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी कुमारी और शोभा से कहा, हमने जो किया वह बहुत बड़ा है। अब मैं देख सकता हूं कि हमारा छोटा कदम कैसे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गया है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि हमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया है। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी मेहनत और परिवार की एकता का परिणाम है। हमने मिलकर इसे संभव किया। शोभा ने सहमति जताई, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान परिवार इतना कुछ कर सकता है, लेकिन आज हम इसे साकार होते देख रहे हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी जिंदगी को एक नेक उद्देश्य के लिए समर्पित किया था और अब उसके प्रयासों का फल न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को मिल रहा था। यह आंदोलन अब राज्य स्तर पर फैलने लगा। सूरज और राधा ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क तैयार किया। रामू ने खेती में तकनीकी ज्ञान और संसाधनों को गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई। वह अब केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसके सामूहिक प्रयासों ने पूरे समाज के लिए नई राह खोल दी। यह परिवर्तन अब हर गांव, हर घर और हर व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला था। रामू अब समझ चुका था कि सच्ची सफलता केवल अपनी भलाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों की सहायता करने और समाज को बेहतर बनाने में निहित है। उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। सूरज और राधा ने ग्रामीण विकास की एक नई राज्य स्तरीय योजना तैयार की और रामू को इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। यह अवसर रामू के लिए एक चुनौती थी। अब उसे अपने गांव की सीमाओं से निकलकर राज्य भर के विकास कार्यों में भाग लेना था। उसने सोचा, यह मेरे लिए एक परीक्षा है। मैंने हमेशा समाज की सेवा का व्रत लिया है और अब मुझे अधिक लोगों की मदद करने का अवसर मिला है। रामू ने अपने परिवार से बात की और सभी ने उसका साथ देने का वचन दिया। सूरज और राधा ने इस योजना को विस्तार दिया। वे हर जिले में कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करने लगे। रामू ने अपने अनुभव साझा किए और किसानों को यह समझाया कि छोटे छोटे बदलावों से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि वे एकजुट होकर काम करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान सरल और तेजी से संभव होगा। रामू का परिवार अब समाज में बड़े बदलाव की धारा बन चुका था। हर कदम, हर निर्णय उन्हें विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रहा था। गांवों और इलाकों में नई उम्मीद जाग चुकी थी। समाज में एकजुटता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। महिलाएं, जो पहले केवल घर तक सीमित थीं, अब समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थीं। रामू, कुमारी और शोभा ने मिलकर महिला समूहों का गठन किया। ये समूह अब न केवल घरेलू कार्यों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभा रहे थे। महिलाओं को छोटे उद्योग जैसे सिलाई, हस्तशिल्प और छोटे व्यापार शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। वे आत्मनिर्भर बन रही थीं।
कुमारी ने कहा। हमारी गांव की महिलाएं अब अपने भविष्य को लेकर सशक्त महसूस करती हैं। यह बदलाव न केवल हमें बल्कि पूरी पीढ़ी को नई दिशा देगा। शोभा ने सहमति व्यक्त की। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। हम सब मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। समय बीतता गया और रामू अब वृद्ध हो चुका था। उसने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं को महसूस किया। वह देख सकता था कि उसके छोटे छोटे कदमों ने न केवल उसके परिवार और गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य को बदल दिया था। उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को प्रेरित करना है ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। एक दिन रामू ने अपने परिवार से कहा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरे सपनों को साकार किया और उस मार्ग पर चले जिसे मैंने हमेशा सही माना। लेकिन याद रखना, असली सफलता तब होती है जब हम अपने साथ दूसरों की भी मदद करते हैं। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक कोई समाज अपनी विकास यात्रा पूरी नहीं कर सकता। सूरज और राधा ने उत्तर दिया, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब हम आपके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई समझ सके कि एकता और सामूहिक प्रयास से कोई भी बदलाव संभव है। रामू ने सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष सफल हो चुका है। उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य, समाज को नई दिशा देना, प्राप्त कर लिया था। रामू का जीवन अब एक भक्तिपूर्ण यात्रा के शिखर पर था। उसके द्वारा आरंभ किया गया परिवर्तन अब एक दिव्य लीला के रूप में याद किया जाने लगा। जिस गांव ने कभी गरीबी और अभाव का दर्द सहा था, वह अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक समानता का आदर्श बन चुका था। यह गांव अब पूरे राज्य में प्रेरणा का केंद्र बन गया था। रामू का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता था, लेकिन रामू का सपना केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि यदि एक गांव जाग सकता है तो पूरा राज्य, देश और फिर पूरी दुनिया को जागृत करना संभव है। रामू ने अपने पुत्र सूरज और पुत्री राधा के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य के गांवों में आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि लाना था। उसने अपने परिवार से कहा, बच्चों, हमें अब अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों की सेवा करनी होगी। यदि हम हर गांव को एक साझा मंच प्रदान कर सकें तो पूरे राज्य में परिवर्तन संभव हो सकता है। सूरज ने कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि हम भगवान की सेवा भावना से काम करें तो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। हम राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर हर गांव को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। राधा ने सहमति जताई, पिताजी, जब लोग मिलकर काम करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। रामू ने अपने विचारों को एकत्र कर सामाजिक समृद्ध मिशन की नींव रखी। इस मिशन का उद्देश्य केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य को एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध समुदाय में बदलना था। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसका संदेश हर दिशा में गूंज रहा था। रामू और उसके परिवार ने मिशन के तहत अनेक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने ग्रामीण समृद्धि मंच स्थापित किया, जिसमें किसानों, महिलाओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को एकत्र किया गया। हर गांव में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो गांव की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता जुटाए। रामू ने अपनी सेवा भावना और अनुभव से यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और बेहतर संसाधनों से जोड़ा। इससे न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें नेतृत्व के अवसर दिए गए। अब वे घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं। वे खेती, व्यापार और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। उनके इन प्रयासों से समाज में प्रेम और एकता की भावना जागृत हुई। रामू का मिशन पूरे राज्य में एक नई सोच का वाहक बन चुका था। गांवों में शिक्षा का स्तर सुधर गया था। स्वास्थ्य सेवाएं
अब हर गांव तक पहुंच रही थीं और किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपनी भूमि का उत्पादन बढ़ा रहे थे। हर गांव आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। रामू ने महसूस किया कि यह सब सामूहिक प्रयासों और ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है। जीवन का यह अध्याय सेवा और समर्पण का एक अनोखा उदाहरण बन चुका था, जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर्श मानेंगी। रामू को महसूस हुआ कि उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उसकी कठिन तपस्या और परिवार के सामूहिक प्रयासों ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उसने अपने बच्चों को यह सिखाया था कि यदि हम समाज की सेवा में एकजुटता के साथ काम करें तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। जब रामू अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में संतोष और शांति की झलक थी। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे गर्व है कि हमने मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा किया। यह ईश्वर की कृपा है कि हमें यह सेवा का अवसर मिला, लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारी तपस्या को आगे बढ़ाने का काम अब तुम्हारा है। यह जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है कि तुम इस आंदोलन को और आगे ले जाओ। सूरज और राधा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हम आपकी विरासत को सहेजेंगे। आपके आदर्शों और सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपने हमें सिखाया है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं और कोई कठिनाई बड़ी नहीं लगती। रामू मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ये शब्द मेरी तपस्या का फल है। इसे आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम सबने वही किया जिसकी मैंने तुमसे कभी अपेक्षा की थी। अब समाज में बदलाव का यह अभियान तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। रामू की आंखों में संतोष के आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने जो बदलाव लाए हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उसने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया था और अब वह यह देखकर संतुष्ट था कि उसकी तपस्या एक बेहतर दुनिया के निर्माण में सफल हुई है। रामू वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में कोई थकावट नहीं थी। उसने जो बदलाव अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में किए थे, वे पूरे राज्य में एक आदर्श बन चुके थे। अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण था और उसने देख लिया था कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसके बच्चे सूरज और राधा ने उसकी उम्मीदों से भी आगे बढ़कर न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में सामाजिक समृद्धि का संदेश फैलाया। अब लोग रामू के नाम को सम्मान और श्रद्धा से याद करते थे। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने हर कठिनाई को चुनौती मानकर समाज की सेवा को अपना धर्म समझा। सूरज ने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए नई तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ावा दिया। उसने किसानों को संगठित किया ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। किसानों के संघों के माध्यम से सूरज ने सरकार से बेहतर संसाधन और समर्थन जुटाया। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अत्यंत प्रभावशाली रही। राधा ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया। उसने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया। उसने महिला विकास मंच की स्थापना की, जहां महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व के अवसर दिए गए। अब गांवों की महिलाएं समाज के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। रामू यह देखकर संतुष्ट था कि सूरज और राधा ने उसकी मेहनत और तपस्या को न केवल जारी रखा बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे गर्व था कि उसने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ ऐसा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन रामू ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उसने जान लिया था कि अब उसे अपने शरीर की थकावट को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार, अपने गांव और समाज की सेवा को अपना धर्म माना। उसके प्रयास अब अमर हो चुके थे। उसका जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया जो सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। रामू अपने छोटे से घर में बैठा था। कुमारी और शोभा उसके पास बैठी थीं। उसने अपने परिवार से कहा, मेरे शरीर में अब वह शक्ति नहीं रही, लेकिन मेरा हृदय संतोष से भरा है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। अब मुझे यह देखना है
कि सूरज और राधा इस सेवा के मार्ग को और आगे बढ़ाएंगे। कुमारी ने रामू के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आपने जो किया वह हर किसी के लिए एक आदर्श है। आपने हमें सिखाया कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। शोभा ने भी कहा, आपने हमें दिखाया कि प्रेम, एकता और परिश्रम के द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है। अब हम आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और आपकी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रामू मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या और संघर्ष अब एक अमर कहानी बन चुकी थी। वह संतुष्ट था कि उसका हर प्रयास समाज के लिए एक सकारात्मक धरोहर छोड़कर गया। वह जानता था कि उसका परिवार और गांववासी उसकी प्रेरणा से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। रामू की मृत्यु के बाद सूरज और राधा ने पूरी दृढ़ता के साथ उसके आदर्शों को जीवित रखने का संकल्प लिया। उन्होंने रामू ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान रामू के आदर्शों पर आधारित था और एक ऐसा मंच बन गया जिसने राज्य भर के गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी को एकजुट किया। सूरज ने कहा, हमारे पिता ने हमें जो मार्ग दिखाया था वह अब हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। हम न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य के हर गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। राधा ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिले। रामू का जीवन केवल अपने लिए नहीं था, उसने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह जानता था कि समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास और एकता अत्यंत आवश्यक है। रामू का यह सपना अब उसके बच्चों और गांव वालों के माध्यम से पूरा हो चुका था। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से समाज के लिए कार्य करें तो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रेम, परिश्रम और एकता के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। रामू की मृत्यु के बाद उनकी आदर्शों और संघर्ष की कहानी एक अमर विरासत बन गई। सूरज और राधा ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और राज्य भर में उनके प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। रामू के दिखाए मार्ग ने अब न केवल उसके परिवार बल्कि राज्य के हर कोने में एक नई आशा और सकारात्मकता का संचार किया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जब सूरज और राधा ने उनके दृष्टिकोण और कार्यों को बड़े स्तर पर लागू करना शुरू किया तो उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह रामू की तपस्या और परिवार की लगन का ही परिणाम था कि राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों और समाज में लाए गए परिवर्तनों को सराहा। सूरज और राधा के नेतृत्व में रामू ग्राम विकास संस्थान अब एक विशाल संगठन बन चुका था जो न केवल राज्य बल्कि देश के कई ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में सहायता कर रहा था। एक दिन सूरज ने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया था कि यदि हम एक उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपने को पूरे देश में फैलाएं ताकि हर गांव और हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सके। राधा ने कहा, हमें यह समझना होगा कि समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब तक हम सभी को समान अवसर नहीं देंगे तब तक असली विकास संभव नहीं है। हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी शक्ति है। रामू द्वारा छोड़ी गई सामाजिक समृद्धि की लहर अब पूरे देश में फैल चुकी थी। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार और अवसर मिले। सूरज और राधा ने इस सपने को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। रामू ग्राम विकास संस्थान ने लाखों किसानों, महिलाओं और युवाओं को समृद्धि के नए रास्ते दिखाए। उनके काम को सरकारों ने भी मान्यता दी और कई योजनाओं को लागू करने में मदद की। रामू की पत्नियां कुमारी और शोभा महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर हमेशा जागरूक रहीं। उनके योगदान से महिलाओं को अब घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला। उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्व-सहायता समूह बनाए
जिनके माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाई। महिला विकास मंच ने गांवों में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और गांवों की स्थिति में सुधार आया। कुमारी और शोभा ने इस मंच को राज्य भर में फैलाया और धीरे धीरे एक सशक्त महिला नेतृत्व आंदोलन की नींव रखी। राधा ने एक दिन कहा, हमारे पिता ने हमें सिखाया कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी आता है जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला को हर क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिले। रामू का जीवन और उसके संघर्ष, सेवा और समर्पण का यह संदेश अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। सूरज ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और उन्नत बीजों का प्रचार किया, जिससे किसानों को अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने किसानों को सरकार की योजनाओं और कृषि सब्सिडी के प्रति जागरूक किया। इसके लिए सूरज ने किसान संघ का गठन किया ताकि किसान एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस संघ ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। सूरज ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण मिले। उन्होंने कृषि विशेषज्ञों और सरकारी संस्थानों को गांवों से जोड़ा, जिससे किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई और किसानों की आय में सुधार हुआ। सूरज ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि जब तक हम किसानों को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक देश का असली विकास संभव नहीं है। अब हम उनके संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हर किसान समृद्ध हो सके। रामू ने हमेशा कहा था कि समाज में सामूहिकता और एकता से कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब एक साझा मिशन बन चुका था, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, महिला हो या युवा, सक्रिय भूमिका निभा रहा था। सूरज और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि इस आंदोलन का हिस्सा हर गांव, हर समाज और हर वर्ग के लोग बने। रामू के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने सामाजिक समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाया। यह अब केवल एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक आंदोलन बन चुका था, जो लाखों लोगों के जीवन में उजाला ला रहा था। समय के साथ रामू का शरीर इस संसार को छोड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा और विचार आज भी जीवित हैं। उनकी तपस्या, त्याग और दृष्टिकोण समाज में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बने। सूरज और राधा ने उनके आदर्शों को न केवल जीवित रखा, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब रामू का नाम उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। रामू, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे से गांव से शुरू हुआ परिवर्तन पूरे देश में एक आंदोलन बन जाएगा, आज लाखों लोगों के दिलों में बस चुका था। उनकी मेहनत और समर्पण से जो बदलाव आया, वह समाज के हर कोने में एक नई चेतना फैला चुका था। रामू की मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने उनकी सेवा और योगदान को मान्यता देते हुए उनके गांव का नाम रामू ग्राम रखा। यह गांव अब राज्य भर में एक आदर्श गांव के रूप में देखा जाने लगा। एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, रामू का नाम केवल एक किसान का नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी तपस्या और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी संभव है। राज्य सरकार ने रामू ग्राम विकास पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया हो। सूरज और राधा ने रामू के कार्यों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनके द्वारा स्थापित रामू ग्राम विकास संस्थान को अब पूरी दुनिया में जाना जाता है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उनके गांव का दौरा करने और ग्राम विकास के उनके दृष्टिकोण को समझने आते। सूरज ने उन प्रतिनिधियों से कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक नेता की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। अब हम उनका सपना पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करेंगे। राधा ने कहा,
पिताजी ने हमें यह सिखाया कि बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं तो बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। रामू का सपना था कि उनका गांव न केवल कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक आदर्श बन जाए। सूरज और राधा ने इसे अपने मिशन का हिस्सा बनाया। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई ताकि गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सूरज ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता के बिना विकास संभव नहीं है। जब हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तो न केवल गांव बल्कि हमारा देश भी समृद्ध होगा। गांवों में खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। कुदरती और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से गांवों की अर्थव्यवस्था को बल मिला और लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। सूरज और राधा ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाया, जिससे गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राधा ने कहा, बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए राधा ने डॉक्टरों और नर्सों को गांवों में तैनात किया। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुईं और लोगों को तुरंत इलाज मिल सका। रामू की जीवन यात्रा यह सिखाती है कि सच्चे समर्पण और ईमानदारी से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका उद्देश्य केवल अपने छोटे से गांव की तस्वीर बदलना नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग को यह दिखाना था कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन संभव है। सूरज और राधा ने अपने पिता रामू के आदर्शों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया, जिससे समाज में एक नई चेतना का उदय हुआ। उन्होंने न केवल रामू के विचारों को अपनाया, बल्कि उन्हें एक बड़े आंदोलन का रूप देकर देश और दुनिया में फैलाया। रामू का सपना अब उनके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। यह आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी बन चुकी थी। रामू की कहानी यह सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े साधनों या संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी ईश्वर की कृपा से बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से परिश्रम करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। रामू का मानना था कि समाज में असली परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के लिए काम किया। उनकी पत्नी कुमारी और शोभा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्वसहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण और समानता ही सच्चे विकास की नींव है। रामू ने शिक्षा और स्वास्थ्य को समाज के विकास का आधार माना। उन्होंने गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना समाज का कोई भी सुधार संभव नहीं है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज को सशक्त बनाने के लिए इन बुनियादी स्तंभों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है। रामू ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने गांव के किसानों को संगठित किया और नई कृषि तकनीकों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई। उन्होंने यह सिखाया कि समाज का असली विकास तब होता है जब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की शक्ति प्राप्त करते हैं। रामू का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखते हुए समाज के लिए काम करें तो हम अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनका संघर्ष और मेहनत यह दिखाती है कि किसी भी बदलाव के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करना होगा। रामू की कहानी एक गरीब किसान के संघर्ष, तपस्या और ईमानदारी की गाथा है, जो यह सिखाती है कि सच्चे प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि बदलाव लाने की शक्ति
हर व्यक्ति के भीतर है। बस आवश्यकता है उसे सही दिशा में लगाने की। रामू के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सूरज और राधा ने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य और फिर देश भर में सामाजिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को फैलाया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सब में समाज को बेहतर बनाने की क्षमता है। यदि हम ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्यों को करें तो हम अपने समाज और अपनी दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।